नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमो क्लासेस में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आप सभी के लिए मैं घटनाचक्र पूर्वावलोकन लेकर आया हूं, जिसमें हम अभी राज्य व्यवस्था के सीरीज को देख रहे हैं। अब तक हमने अनुसूचियों को पहले तक देख लिया, अनुसूचियों तक देख लिया है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के राज्य संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आज से यहाँ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपको पता है 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, यानी ब्रिटेन ब्रिटेन का कॉलोनियल पावर यहाँ से खत्म हुआ, तो भारत दो राज दो तो भारत पूरे के दो राष्ट्रों को जन्म हुआ। कौन कौन सा? एक भारत का जन्म हुआ, दूसरा पाकिस्तान का जन्म हुआ। ठीक दोस्तों, जिसमें अब देखना है कुछ देशी रियासतों के समक्ष तीन विकल्प थे, यानी दो तो राष्ट्र बन गए, लेकिन अब कुछ देशी रियासतें रह गई, छोटी छोटी राजवाड़े रियासतें रह गई थी। अब हुआ क्या? अब इनके पास दो शामिल थे, दो दो विकल्प थे। कौन कौन सा? एक तो या तो भारत में शामिल हो सकते थे, दूसरे या तो पाकिस्तान में जा सकते थे। अब हुआ क्या? तो हुआ क्या, चूंकि आपको पता है अपने यहाँ एक लौह पुरुष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई के अथक प्रयास से क्या हुआ, 1900 मतलब 1948-49 तक लगभग 552 जो रियासतें थी, उसमें से 549 रियासतें शामिल हो गई। ठीक है, लेकिन जो तीन रियासतें शेष रह गई, कौन कौन सी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। क्यों शेष रह गई दोस्तों? अब ये अब ये दिमाग लगा रही थी। दिमाग क्या लगा रही थी? कुछ तो सोच रहे थे हम स्वतंत्र रहें, लेकिन इनके पास विकल्प ही था, ये तो भारत चली जाए या फिर इसमें चली जाए। अब हैदराबाद सोच रहा था, निजाम वाला शासन था, ये भी सोच रहा था, जूनागढ़ भी सोच रहा था, कश्मीर ये जो हरि सिंह थी ये भी दिमाग लगा रहे हैं। तब हुआ क्या, तो जो कि सरदार पटेल जी थे, उन्होंने क्या काम किया, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही के माध्यम से, और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से, और कश्मीर को विलय पत्र के माध्यम से क्या किया, भारत संघ में शामिल की। कहानी है, आप इतिहास पढ़िएगा, मैं ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, रीजन ये है वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है। खैर, इतना ध्यान दीजिएगा, ये आपको सम्मिलित करने के लिए आ सकता है कि हैदराबाद पुलिस पुलिस की कार्यवाही से, जूनागढ़ जनमत संग्रह से, कश्मीर विलय पत्र के माध्यम से। दरअसल हुआ, कहानी हल्का सब समझा देते हैं। ये जो कश्मीर था, कश्मीर में क्या, जो हरि सिंह थे ये बड़ा दिमाग लगा रहे थे। जब दिमाग लगा रहे थे तो यहाँ इनके काबिलियत आक्रमण हो गया। काबिलियत जब आक्रमण हो गया तो पटेल जी थे, इन्होंने कैसे करो, पहले हस्ताक्षर करो, तभी हम तुमका वहां से काबिलियत से युद्ध लगाएंगे, वरना पता चला हम कर भी दें और तुम मानो भी ना। ये विलय पत्र हस्ताक्षर किए। ये हैदराबाद जो निजाम थे, ससुरा बड़ा वाही बात था, ये मान ही नहीं रहा था। इस पे क्या पुलिस कार्रवाई की गई, और जनमत संग्रह, जैसे यहाँ जो जूनागढ़ था, यहाँ पे हिंदुओं की संख्या अच्छी अच्छी खासी थी, और शासक जो था मुस्लिम था। इसीलिए क्या हुआ, यहाँ जनमत संग्रह कराएगा, और सब लोगों ने क्या काम किया, भारत में ही शामिल होने का समर्थन किया। ठीक दोस्तों, आगे चलते। अब हुआ क्या, जब संविधान बना था, उसके तहत भारत में चार प्रकार के राज्य थे। पहले क श्रेणी के राज्य, वे राज्य जहाँ ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। दूसरे ख श्रेणी के राष्ट्र, जहाँ राज्य विधानमंडल शाही शासन था। और तीसरा ग श्रेणी का शासन, जहां ब्रिटिश मुख्य आयुक्त का शासन था। और घ अकेले अंडमान निकोबार को रखा गया था। हुआ क्या, जब अनुच्छेद एक लिखा लिखा गया, आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद एक में क्या, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ हुआ। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ। एक चीज यहाँ ध्यान देना, यहाँ एक बार भारत लिखा है, दूसरी बार इंडिया। ऐसा क्यों लिखा? भारत अर्थात इंडिया, भारत भी लिखा, भारत भी लिखा जा सकता था, इंडिया भी लिखा जा सकता था, या इंडिया पहले लिखा जा सकता था, भारत बाद में लिखा जा सकता था। ऐसा क्यों किया गया होगा, मैं समझाता हूँ आपको। दरअसल हुआ क्या, जब संविधान लिखा जा रहा था, चूंकि इंडिया जो था, इंडिया के नाम से उसकी वैश्विक पहचान बन चुकी थी। भारत जो है इसका सांस्कृतिक नाम है, यानी कल्चरल नेम है। क्योंकि हम इतिहास में पता नहीं कब से पढ़ते चले आ रहे हैं, भरत मुनि कहाँ कहाँ से, कि भारत के नाम से भारत पड़ा है, आज का भारत नहीं है। इस चीज को बदल नहीं जा सकता था। इसलिए जो हमारा भारत वर्ड है, ये क्या है, हमारी सांस्कृतिक पहचान है। क्या है हमारी सांस्कृतिक पहचान है। और जो हमारी इंडिया है वो क्या है, राजनीतिक राजनीतिक पहचान। मतलब है, जब हम विदेश में जाते हैं क्या कहते हैं, आई एम इंडियन। हम ये नहीं कहते आई एम भारतीय था। भारतीय, चूंकि भारत क्या है, ग्लोबल वर्ड के नाम पर भले जाना जाता हो, बट हर पीपुल के नाम पे नहीं जाना जाता। इंडिया ही ग्लोबल नेम पे जाना जाता है, इसीलिए इसका नाम इंडिया और भारत दोनों लिखा गया है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 10 में क्या कहा गया है, भारत संघ में नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना संसद की शक्ति। इसका मतलब, प्रवेश का क्या मतलब है? प्रवेश का मतलब ये हो गया दोस्तों, जैसे है कि जब भारत बना, जब भारत स्वतंत्र हुआ या बना इसे कह सकते हैं, उसके पहले जो राज्य शामिल थे, ये तो भारत के राज्य क्षेत्र में आ गए। मान जो ऐसे क्षेत्र ऐसे थे जो भारत के हिस्सा थे ही नहीं,
अब उनको भारत में प्रवेश लाना, जैसे सिक्किम, सिक्किम या गोवा, ये सब क्या है, भारत के क्षेत्र में नहीं थे। गोवा को हमने पुर्तगालियों से लिया है, सिक्किम को हमने शामिल कराया है सहकारी राज्य के पहले रूप में। अब इसको जो शामिल कराया हमने, ये क्या है, ये हमारी संसद की शक्ति है या संघ की शक्ति है, वो किस आधार पर कर सकता है, कौन सी शर्तें रख सकता है, कौन सी संधि करा सकता है, ये उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तीसरे अनुच्छेद में क्या लिखा है, नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में, सीमाओं में, नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किसको है दोस्तों, भारत की संसद को है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, कोई भी राज्य, चाहे यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जो भी राज्य है, अगर किसी क्षेत्र को कम करना हो, किसी क्षेत्र को बढ़ाना हो, जैसे उड़ीसा का पहले नाम क्या था, उड़ीसा था, अब उड़ीसा है कि नहीं। तो ऐसे जो नाम लिखे, जैसे मद्रास का तमिलनाडु कर दिया गया, ठीक है, और क्या नाम है, तभी आंध्रा का विभाजन करके बनाया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख का विभाजन करके बनाया गया। ऐसे जो क्षेत्रों का सीमांकन किया जाता है, बनाया जाता है, नाम परिवर्तन किया जाता है, ये पूरी शक्ति किसके हाथ में, ये पूरी शक्ति संसद के ही हाथ में। अब ये ध्यान देने वाली बात है, ये संसद ये जो कानून बनाती है, ये साधारण बहुमत से बनाती है। इसका मतलब क्या है, आपको मैं बता दूं, नीचे लिखा भी है, मैं समझा देता हूँ। संविधान में 3 प्रकार के संशोधन हो सकता है, कितना, 3 प्रकार से। अच्छा, कौन कौन से, एक तो होता है 368 के तहत, 368 के साथ 2 प्रकार के संशोधन, एक तो 2/3 प्लस 2/3 प्लस 50% राज्य, दूसरा होता है साधारण बहुमत। साधारण बहुमत, ये जो राज्य में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन या कुछ अन्य साधारण जो विधेयक होते हैं, उनके बारे में जो संशोधन होता है, ये साधारण विधेयक से किया जाता है। और ये 368 के तहत 2 प्रकार से संशोधन किए, जैसे 2/3 मतलब ये हो गया, जैसे फंडामेंटल राइट में कोई संशोधन करना हो, किसी कार्य में कोई संशोधन करना हो, कोई विशेषाधिकार में संशोधन करना हो, वहां 2/3 बहुमत लेंगे। प्लस अगर संघीय क्षेत्र का मतलब ये हो गया, अगर हम उच्चतम न्यायालय की कार्य शक्ति में संशोधन करते हैं, अगर हम राष्ट्रपति के निर्वाचन परिवर्तन करते हैं, हम अगर राज्यपाल के किसी क्षेत्र में परिवर्तन करते हैं, वो क्या है, हमारा संघीय मामला आ जाता है। ऐसे मामले में क्या होता है, जैसे जीएसटी, अभी हम जस्ट बस्ट एग्जांपल देते हैं, जीएसटी, जीएसटी में क्या होता है दोस्तों, आपके जो 2/3 बहुमत से पारित ही किया गया था, प्लस इसमें 50% मतलब ये कह सकते हैं आधे राज्य, आधे राज्य आधे राज्य का समर्थन मिला था। इसलिए क्या है, ऐसे जो संशोधन होते हैं, आधे राज्यों का समर्थन जरूरी होता है। ठीक दोस्तों, ये 368 के तहत किए जाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अनुच्छेद जो 4 कहता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि ऐसे जो संशोधन होंगे राज्य के संबंधित, वो 368 के तहत संशोधन नहीं माना, ये लिखा ना, इस हेतु संशोधन को 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा, ये अनुच्छेद 4 में लिखा गया वर्ड है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। एक चीज और ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान संसद को यह अधिकार देती है कि वह नए राज्य को बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तन करने का पूरा अधिकार किसको है, संसद को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान कुल कितने राज्य, तो 28 राज्य हैं और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। संसद कितने, 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश। संसद संविधान के संशोधन करके किसी विभाग भूभाग को क्या कर सकती है, किसी अन्य देश को सौंप सकती है। कैसे सौंप सकती है, एक चीज ध्यान देना है कि अगर संसद किसी के क्षेत्र को, मतलब किसी राज्य के क्षेत्र को किसी दूसरे देश को दे रहा है, उस वक्त साधारण बहुमत नहीं चलेगा, यानी इस वक्त क्या चलेगा, 368 के तहत चलेगा, संविधान संशोधन किया जाएगा। ठीक है, 368 तहत संविधान संशोधन किया जाएगा, तब ये माना जाएगा आप किसी भी देश को, ये उच्चतम न्यायालय का गाइडलाइन है, निर्णय आया है कि आप क्या करेंगे, आप किसी भी क्षेत्र, किसी भी राज्य के भूभाग या भारत के भूभाग को किसी देश को तभी सौंप सकते हैं जब आप 368 तहत संशोधन करेंगे। पहला शर्त ये है। दूसरी चीज, ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि जैसे मैं हल्का से एग्जांपल देता हूँ, जैसे बांग्लादेश, अभी बांग्लादेश में क्या हुआ, 100वां संविधान संशोधन से कुछ क्षेत्र क्या हुआ, उसको दिए गए और उसके कुछ क्षेत्र लिए गए। ये संशोधन कैसा था, 368 का संविधान संशोधन था। ठीक दोस्तों, अब जब भारत स्वतंत्र हुआ था, उस वक्त टोटल मिला के 4 श्रेणी में राज्य थे, कुल मिला के 14 राज्य थे। अब हुआ क्या, अब राज्यों द्वारा ये मांग किया जाने लगा कि हमें जितने भाषा हैं, उसे उसी भाषा का आधार पर क्या किया जाए, राज्यों का गठन किया जाए। तो हुआ क्या, जून 1948 में भारत सरकार ने एस के धर की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांतीय आयोग की नियुक्ति की।
क्यों इसलिए किया गया? उसका मेन उद्देश्य था क्या भाषा के आधार पर प्रांतों का गठन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इस रिव्यू ने अपनी रिपोर्ट कब दिया दोस्तों? 1948 के दिसंबर में। और इस आयोग ने यह कहा कि राज्यों का पुनर्गठन जो है प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए, न कि आपका भाषा के आधार पर। फिर हालांकि राज्यों की मांग चल रहा था, उस वक्त आंदोलन चल रहा था, लेकिन दिसंबर 1948 में कांग्रेस द्वारा एक एस के धर की अध्यक्षता में कमीशन गठित किया गया और इसका अध्ययन है एक जो अनुशंसा किया था एस के धर ने, इस समिति ने जो अनुशंसा किया था उसकी रिपोर्ट को अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई जिसका नाम था जेवीपी समिति। जेवीपी समिति ने क्या कहा? अध्ययन किया इनकी रिपोर्ट के, और जेवीपी फुल फॉर्म क्या है? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। अब हुआ कि इसने अपनी रिपोर्ट 1949 में दी, अप्रैल 1949 में, और अपनी रिपोर्ट में इसने इस बात की स्वीकारा हमें औपचारिक रूप से अस्वीकार किया। मतलब क्या है कि एक भाषा के आधार पर एक राज्य का गठन नहीं किया जा सकता। राज्यों के पुनर्गठन, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने ये कहा कि राज्यों के आधार पर राज्यों का गठन जो पुनर्गठन है वो क्या होगा? भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। एक आंदोलन करता थे जो आंध्रा के थे जिनका नाम पोट्टी सी रामुल्लू थे। ये क्या कि भूख हड़ताल पे बैठ गए बेचारे। जब भूख हड़ताल पे बैठ गए 56 दिन बाद बेचारे टपक पड़े, यानी इनकी मृत्यु हो गई। इस मृत्यु का कारण क्या हुआ? अक्टूबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा का आधार पर आंध्र प्रदेश का राज्य का गठन किया। यानी अगर पूछा जाए आपके एग्जाम में ऐसा कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर पहली बार गठित हुआ, तो उसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद जब ये गठित हो गया 1953 में, तब एक आयोग का गठन किया जाता है जिसका नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं दोस्तों? जस्टिस फजल अली। कब गठन किया गया? 1953। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दिया? 1956 में। और इसमें दो अन्य सदस्य कौन कौन? एक थे के.एम. पाड़िक्कर, दूसरे थे एच.एन. कुंजरू। यानी राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन किया गया इसमें कितने सदस्य थे? दो सदस्य थे। कौन कौन से? के.एम. पाड़िक्कर, एच.एन. कुंजरू। एक अध्यक्ष थे जिसका नाम क्या था? जस्टिस फजल अली। और इसने एक जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट के आधार पर एक अधिनियम पारित किया गया जिसका नाम था राज्य पुनर्गठन अधिनियम। इसमें क्या किया गया दोस्तों? इस अधिनियम के माध्यम से 7वां संविधान संशोधन किया गया। क्या किया गया? 7वां संविधान संशोधन 1956 पारित किया गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं लिखा है, मैं बता दे रहा हूं। उस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ? भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। और जो भाग 7 था, भाग 7 को समाप्त कर दिया। क्यों? भाग 7 में जो राज्य शामिल थे उसको समाप्त। ठीक दोस्तों, यानी भाग 7 में जो राज्य थे उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे चलते हैं। अब कुछ जो राज्य गठन किए गए हैं ये आपसे कभी कभी पूछा जाता है आखिर कौन सा राज्य कब गठित किया गया, और वर्ष ज्यादातर करके आपको सम्मिलित करने के लिए पूछ सकता है, इसलिए थोड़ा इसे देखना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से देख लें। पहला जो राज्य गठित किया गया है अभी मैंने बताया आंध्र प्रदेश, कब? 1953 में। दूसरा कौन से दोस्तों? गुजरात, कब? 1960 में। ठीक, आगे चलते हैं। फिर नागालैंड 1963 में, हरियाणा 66 में, हिमाचल प्रदेश 1971 में, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ये तीनों एक दिन की ही पैदाइश इन बेचारे की, और कब है? 1972 में। सिक्किम 1975 में। कभी कभी आपको 35वां संविधान संशोधन याद होगा और 36वां, 2 संविधान संशोधन आते हैं, इसे ध्यान देना, भी आगे चर्चा करेंगे हम। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये क्या है? 1987 इनका ही डेट ऑफ बर्थ है, बस डेट याद रखिएगा। ठीक, और फिर 3 डेट एक बार याद करें, इसका क्रम बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार पूछा जाता है। क्या? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड। क्या? CUJ, चीज या जूस पढ़ सकते हैं उल्टा। और तेलंगाना क्या होता है? 2 जून 2014। इस प्रकार के राज्यों का गठन किया गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत और उसके अधिकार क्षेत्र के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या भारत में 8 राज्य और 28 राज्य, 8 संस्थापित प्रदेश हैं? अभी तो वर्तमान सही है। भारत राज्यों का एक संघ है जो संपूर्ण, बहुसंपन्न, समाजवादी, पथनिरपेक्ष और संसदीय व्यवस्था पर आधारित लोकतंत्र। बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कब है? 2023 छत्तीसगढ़ PCS पेपर। ठीक दोस्तों, क्या है? वर्तमान में भारत में 28 राज्य
और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अतः प्रश्नगत एक सही। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? भारत अर्थात इंडिया के नाम से किया गया। किसके नाम है? भारत तथा इंडिया के नाम से किया गया। अभी जस्ट पहला ही लाइन था। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है? किसमें अनुच्छेद 1 में लिखा है क्या? भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ होगा। आगे चलते हैं। संविधान का प्रथम अनुच्छेद क्या किसके अनुसार है दोस्तों? भारत राज्यों का यूनियन है। यूनियन इंग्लिश में दिया गया है, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। क्या लिखा है? इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट। ये चीज ध्यान दीजिएगा। ठीक, ये लिखा ना, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में एक राज्य और राज्य क्षेत्र और संघ राज्य क्षेत्र और 3 अन्य क्षेत्र शामिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है दोस्तों? अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत क्या है? भारत को नए राज्य बनाने का अधिकार है। एक्सप्लेनेशन देखिए। भारत के संविधान में अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके सीमाओं में परिवर्तन और नामों में परिवर्तन करने का अधिकार है। जबकि 1 के तहत क्या है? भारत राज्यों का संघ है। और 2 के तहत क्या है? कोई विदेशी राज्य है या जो राज्य अभी स्थापना करना है। स्थापना का मतलब ये होता है ऐसे क्षेत्र में, समझा दो स्थापना क्या मतलब। ये चीज प्रवेश और स्थापना में अंतर, प्रवेश और स्थापना में अंतर होता है। प्रवेश स्थापना का मतलब ये होता है ऐसे क्षेत्र जहां भी राज्य की स्थापना की कोई राज्य है ही नहीं, वहां कोई राज्य का नाम दर्जा देना उसे स्थापना कहते हैं। प्रवेश का मतलब ये होता है जहां कोई राज्य है और उसको आप प्रवेश कराते हैं अपने क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं? प्रवेश कराते हैं। ठीक, तो नए राज्य के गठन की शक्ति किसके पास है दोस्तों? संसद के पास है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करने का अधिकार है? संसद को है दोस्तों। ठीक, आगे चलते हैं। एक राज्य को संघ में सम्मिलित या अथवा नए राज्यों में स्थापना करने के लिए कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसको प्राप्त है दोस्तों? संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसको है दोस्तों? संसद को। अभी जस्ट पढ़े थे हम लोग ऊपर। आगे चलते हैं। क्या है प्रश्न, इसे देखें। निम्नलिखित में कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण में सही नहीं? मतलब कौन सा कथन सही नहीं? क्या संसद भी द्वारा नए राज्यों के निर्माण कर सकती है? बिल्कुल सही सकती है। इस प्रकार की जो संशोधन होगा पहली अनुसूची का होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा, पहली और चौथी अनुसूची में? अच्छा, बिल्कुल होगा। इस प्रकार का संशोधन अनुच्छेद 68 तहत नहीं, अनुच्छेद 68 तहत नहीं होता, बल्कि कैसा होता है? साधारण विधेयक तहत। इसका मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। जस्ट ऊपर क्या इसमें लिखे? अनुच्छेद 4 में लिखा गया है चीज, नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि के हेतु 368 के तहत किया जाता है। अर्थात संसद नए राज्यों के निर्माण के लिए विधि हेतु 368 के तहत विशेष प्रक्रिया की नहीं अपनाई जाती है। अर्थात संसद साधारण बहुमत से नए राज्यों के निर्माण कर सकती है। अनुच्छेद 4(2) के अनुसार इस प्रकार की विधि 368 के प्रयोजन के लिए संविधान संशोधन की नहीं समझी जाएगी। नहीं, 368 तहत संशोधन नहीं किया जाएगा। बस इतना ध्यान रखिएगा। बस एक नए राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन कैसा होता है दोस्तों? साधारण होता है। कैसा होता है? आपको लगेगा अरे नया राज्य बनाना है तो 2/3 3/3, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा साधारण, संसद के पास इतनी शक्ति है तो किसी भी राज्य को बना सकते है, किसी भी राज्य का विनाश कर सकती है। यह उसका पावर है। फिर क्या है? भारत में एक नया राज्य सृजित करने का विधेयक पारित होना अनिवार्य। कैसा होना है? साधारण, संसद में साधारण बहुमत से। ठीक दोस्तों, भारत संघ नहीं है। अच्छा, किसी भी राज्य क्षेत्र सीमा और उसकी सहमति के बिना परिवर्तित करने से संघीय संस्कृत प्राप्त? बिल्कुल। यानी चूंकि एक बार मतलब बात कान में डाल दी जाती है, मानो या ना मानो ये बात जरूरी नहीं है। ठीक दोस्तों, इसमें दूसरे स्टेट में जाइए, पहला गलत है। क्योंकि भारत क्या है? यूनियन है। भारत क्या है? इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट। कोई राज्यों का संघ है। संघ और परिषद में अंतर होना चाहिए, एक चीज आपको स्पष्ट होना चाहिए। किसी राज्य के क्षेत्र सीमा परिवर्तन, नाम परिवर्तन हेतु राज्य विधानमंडल का विचार प्रकट करना अनुच्छेद 3 के परंतु तहत अपेक्षित है, किंतु इस संदर्भ में राज्य विधानमंडल के विचार संसद के लिए बाध्यकारी नहीं है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार
राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए सहमत की आवश्यकता है? राज्यों की आवश्यकता नहीं होती। यानी राज्य को तो कहा जाता है भाई साहब आज ले लीजिए, विचार कर लीजिए, लेकिन उसको माने या ना माने ये चीज संसद के ऊपर बाध्यकारी नहीं है। संसद अब उसको मान भी सकती है और मना भी कर सकती है। संसद उसको नहीं कह सकते भाई साहब आपने कैसे, मतलब राज्य उसको नहीं कह सकते भाई साहब आप मेरे साथ गलत कर, कुछ नहीं। वो पूरा संसद का क्या है, विशेषाधिकार है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। क्या है अगला प्रश्न? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? किसी राज्य के किसी राज्य की सीमा में बदलने की सिफारिश, ठीक, संसद राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव को विचार करने की एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। अच्छा, राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं, बिल्कुल सही। राष्ट्रपति को ऐसा जरूरत नहीं है। एक चीज ध्यान दीजिए, और ये चीज ध्यान दीजिए, दोनों स्टेटमेंट सही है, बट एक्सप्लेन नहीं करता। ठीक, आगे चलते हैं। क्यों एक्सप्लेन नहीं करता, पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन जरूरी है। आप जब भी करना चाहे पढ़ें, बिना एक्सप्लेनेशन के ना पढ़ें। क्यों? क्योंकि एक्सप्लेनेशन पढ़ने से फायदे ये होंगे, आपको नए प्रकार के प्रश्न समझ में आ जाएंगे और आप उसको एग्जाम में अच्छे से कर पाएंगे। वरना क्या हो जाएगा, आप पढ़ते रह जाएंगे, कर नहीं पाएंगे। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। संविधान का अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। तथा इस अनुच्छेद के परंतु के अनुसार इस प्रयोजन के लिए कोई विधेयक संसद में राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि यह विधेयक वर्तमान राज्यों में से किसी क्षेत्र, सीमा या नाम में परिवर्तन करता है तो ऐसे विधेयक राष्ट्रपति संबंधित राज्यों के विधानमंडल से उस प्रस्ताव को विचार एक खास अवधि के लिए भीतर प्राप्त कर सकते हैं। यानी ये ध्यान देना है, बहुत सिंपल से मैं समझाता हूँ, बहुत शब्दों मत चाहिए, बस इतना ध्यान दीजिएगा। राष्ट्रपति क्या करेगा, राज्य के पास भेजेगा। जरूरी नहीं राज्य उस सीमा के परिवर्तन दे, मतलब कि समय के अंदर दे देता है तो ठीक, नहीं देता तो ठीक। अगर राज्य कोई आपत्ति देता है, नहीं हम नहीं परिवर्तन करने देंगे, हमारा हानि होगा, तो उसको मानना या ना मानना, ये पूरी बात संसद पर निर्भर करती है। किसी राज्य के अंतर्गत इसको नहीं रखा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्य के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ाकर, किसी राज्य क्षेत्र को घटाकर, किसी राज्य के क्षेत्र पर बिल्कुल कर सकता है। राज्य संघ राज्य क्षेत्र को शामिल कर सके। चूंकि संघ राज्य क्षेत्र का मतलब इसलिए किया गया है क्योंकि संघ जो है, संघ में जो संघ शासित प्रदेश होते हैं वहां पूरी प्रकाश शक्ति किसकी होती है, संसद के पास होती है। इस प्रकार ऐसा कोई उद्देश्य नहीं। ठीक है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 3 के अनुसार किसी राज्य की सीमाओं के बदलने, नए राज्य के निर्माण करने अथवा उसके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार केवल संसद को दिया गया है और राज्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं, यानी राज्य ये काम नहीं कर सकते। ठीक, केवल संसद ही कर सकती। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 3 तहत है? और सभी बहुत कर चुके हैं, तो अनुच्छेद 3 बार बार वही है। आगे देखते हैं। पुनर्गठन आयोग हम लोग देख लिए हैं। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में लिखित कथनों कौन सा सही है? भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही है, नहीं अलग हो सकते। अलग होने के मात्र वकालत करने से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलती है। अच्छा, ऐसा कर सकते हैं? ये अलग होने की बात नहीं कर सकती। इसे ध्यान दीजिएगा, मैं समझाता हूँ आपको। भारतीय संविधान के तहत राज्यों के संघ की स्थापना की गई है, जिनमें राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघीय संसद ही संघ में नए राज्य के प्रवेश या उसकी स्थापना कर सकते हैं। राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं या नाम में परिवर्तन कर सकते हैं और या अथवा राज्य या राज्यों के भागों को अलग कर या मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। परंतु संविधान के तहत किसी राज्य को संघ से पृथक हो सकने या कर सकने का अधिकार नहीं। ध्यान देना, ना तो ये मांग कर सकते, दौड़ा के मारेगा केंद्र। क्यों? क्योंकि राज्य ही क्या है, केंद्र ही क्या है, राज्य का निर्माण करता, जन्मदाता है। ठीक है, इसी ध्यान दीजिए। संविधान जो अनुच्छेद 19 है, इसके साथ सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, मूल अधिकार प्राप्त है। परंतु यह अधिकार प्रयोग करने का भारत की प्रभुता, अखंडता और राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों जैसी मैत्री संबंध, लोक स्वास्थ्य, शिष्टाचार या सदाचार के हित में अथवा
न्यायालय का अवमानना, मानहानि, अपराध, उद्दीपन के संबंध में युक्त निबंधन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, आप आप ऐसी मांग नहीं कर सकते जिससे राज्य की मतलब भारत सरकार की संप्रभुता खंडित हो जाए या अखंडता हो जाए। अखंडता मतलब क्या कि उसके कोई कई खंड हो जाए, कोई टुकड़े हो जाए, या आप इस आधार पे कोई नहीं नहीं कि चलिए तुम्हारी सुरक्षा की बात है या मेरे अधिकार की बात है, दौड़ा के मार खाओगे भाई साहब, अपना होश में रहना। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और कितने संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे? अभी मैंने बताया 14 राज्य, 6 संघ शासित प्रदेश। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। 1956 कितने थे राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से? 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश। आगे चलते हैं। इसे वर्तमान कितने हैं? 28 राज्य। 28 राज्य कितने हैं दोस्तों? 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश। कौन कौन से? ये ध्यान दीजिएगा, 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। इतना ध्यान दीजिएगा बस, चूंकि पहले 9 थे तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक कर दिया गया, इसीलिए ऐसा हो गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद, चूंकि पुराना क्वेश्चन आपके लिए उपयोग में नहीं है, इस ध्यान दीजिएगा कितने राज्य हैं? 28 हो जाए, क्योंकि अभी इसके बाद जम्मू कश्मीर संशोधन हुआ है, इसलिए आपके लिए थोड़ा रिस्की हो सकता है ऐसे प्रश्न। 2014 में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद भारत में राज्यों की संख्या 29 हो गई थी। कितनी हो गई थी? 29 हो गई थी। लेकिन जम्मू कश्मीर और राज्यों के 2 संघ है, राज्य क्षेत्र विभाजन के उपरांत राज्यों की संख्या 28 हो गई। यानी जो प्रश्न है ना, आपके लिए जो प्रश्न काल के समय था, लेकिन बट अब आपके लिए खतरा हो सकता है, ऐसा मतलब मत पढ़िएगा। बस इतना ध्यान दीजिएगा, 28 राज्य हैं और 8 संशोधित प्रदेश, बस इतना याद रखिएगा बस, और सब भूल जाइए, क्योंकि पुराना क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला नहीं, और नया क्वेश्चन आप यही याद रखिएगा। ठीक है, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ध्यान दीजिएगा, गोवा। गोवा क्या है? राज्य है। बाकी पुडुचेरी, दमन दीव, अंडमान निकोबार क्या है? संघ शासित प्रदेश है। दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। संघ शासित कहे या केंद्र शासित कहे, बात एक ही है। हम आपको बाबू मतलब कि बेटा कहें या बच्चा कहें, बात एक ही है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया दोस्तों? 69वां संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, कब? 69वां संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ? 69वां 61वां संशोधन का मतलब 69वां संविधान संशोधन हुआ है, दूसरा 61वां संविधान संशोधन हुआ है। जो 61वां संविधान संशोधन हुआ है, ये 89 हुआ है। कब हुआ है? हाँ, 1989 हुआ है। इसमें क्या हुआ था, जो मतदान करने का उम्र है, ये क्या हुआ था, 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 21 से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 कर दिया गया था। और 69वें में क्या हुआ था, इसमें देश की राजधानी दिल्ली को संघ शासित प्रदेश से क्षेत्र को रखा गया था। ठीक है दोस्तों, और इसका जो अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो कहाँ है? 239 है। और इसके द्वारा इसमें यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ विधानसभा और मंत्री परिषद का भी उपबंध किया गया है। एक चीज और ध्यान देना है, एक संविधान संशोधन और बताते हैं, 17वां 17वां जो संविधान संशोधन है, इसके माध्यम से क्या हो, दिल्ली और पांडुचेरी, ध्यान दीजिए, दिल्ली और पांडुचेरी को क्या हुआ था, राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या है, मत देने का अधिकार मिला था। ये भी ध्यान देना है। अब देखिएगा, मैं भी आपसे जो चर्चा कर रहा था, कब कौन सा राज्य बना है, ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कब आया है क्वेश्चन? 2021 छत्तीसगढ़ का। ठीक है, देखते हैं आगे नीचे फ्लो चार्ट देख लिया जाए। एक नवंबर 1956 को हुए राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत लक्का द्वीप, मिनिकॉय, अमीन द्वीप और द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसका नाम क्या दिया गया? 1973 में क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है कई द्वीपों के समूह में, लगभग कितने द्वीप है? 32 द्वीप है, और ये सब बड़े द्वीप है वहां पे। ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 1961 में क्या हुआ? गोवा, दमन दीव को पुर्तगालियों के आधिपत्य से भारतीय क्षेत्र में मतलब समायोजित कर लिया गया। और फिर मार्च 1962 में क्या हुआ? संसद द्वारा 12वें संविधान संशोधन अधिनियम 1962 द्वारा गोवा, दमन दीव को भूतलक्षी प्रभाव से 1961 से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, हुआ क्या? 1987 में क्या हुआ? गोवा को पूरा राज्य का दर्जा बना दिया गया। ठीक, लेकिन दमन दीव क्या है? केंद्र शासित ही प्रदेश है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 के तहत क्या होता है दोस्तों? चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब के दोनों के संयुक्त राजधानी बनाई गई। क्यों?
क्योंकि हरियाणा और पंजाब को सॉरी, हरियाणा और पंजाब जो थे दोनों ही चंडीगढ़ का दावा कर रहे थे, दोनों चाहते थे कि ये हमारे क्षेत्र में है। और हुआ क्या, क्योंकि ये बहुत ही डेवलप क्षेत्र है चंडीगढ़, इसलिए सब चाहते थे, इसीलिए क्या कर दिया कि दोनों को संयुक्त रूप से रखा गया। 10वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा 11 अगस्त 1961 तक दादरा नगर हवेली शासित प्रदेश में शामिल कर दिया। ठीक दोस्तों, और हुआ क्या, जनवरी 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एकीकरण कर दिया गया। ठीक दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनिमय बढ़ाने के राष्ट्रपति के शक्ति के संदर्भ में क्या है, किसके संदर्भ में दोस्तों 240 तहत देखिएगा, पुडुचेरी, किसका कब का प्रश्न है, 2018 का, क्या है इसमें 240 तहत अंडमान निकोबार, 200 240 का अंडमान निकोबार, 240 का लक्षद्वीप, 240 गा दादरा नगर हवेली, 240 गा दमन दीव, 240 अंगा पांडु क्या है पांडुचेरी। तो दोस्तों इसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और आपके लिए शायद क्या कहते हैं नए प्रश्न होंगे, तो आपको हो सकता है सोचा ये कैसे प्रश्न आ गया, आपको ऐसे प्रश्न झेलने की थोड़ा क्षमता होनी चाहिए। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, बिल्कुल सही है। दीव खंबात की खाड़ी एक टापू है, अच्छा। दमन दीव भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया, अच्छा। दादरा नगर हवेली 1954 फ्रांसीसी उपनिवेशी से, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये हम ध्यान कैसे देंगे, फ्रांसीसी थे या फिर पुर्तगाली थे, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ। इस क्षेत्र में जो रहे होंगे यहाँ पुर्तगाल है, और इस क्षेत्र में जो क्षेत्र है यहाँ फ्रांस थे, यानी दमन द्वीप कहाँ है, इसी क्षेत्र में, इसलिए पुर्तगाली शासन था, यानी यहाँ पे क्या है, यह दादरा नगर हवेली 1954 पुर्तगाली शासन के अधीन थे, न कि फ्रांसीसी, इसे ध्यान देना। और इसे क्या से प्राप्त किया हमने, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में हमने क्या किया, कोर्ट लड़ा, न्याय मतलब न्याय मिला हमें, वहां से मैंने लड़ाई लड़ी थी। सिक्किम नया राज्य बना, नया राज्य कब बना दोस्तों, 36वें संविधान संशोधन, ध्यान दें, वहां एक एक 35वां एक 36वां, आप दोनों कंफ्यूज हो सकते हैं, दोनों में ध्यान देना है। जो 35वां संविधान संशोधन था, यहाँ 35 लिख देते हैं, जो 35वां संविधान संशोधन था वो क्या हुआ था, सह राज्य का दर्जा दिया, कोऑपरेटिव स्टेट का दर्जा दिया गया था। लेकिन 36वें संविधान 36वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में क्या हो, सिक्किम को 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक दोस्तों, और इसका जो विशेषाधिकार है किसने, 371 एफ के तहत जोड़ा गया। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सिक्किम के संबंध में सही है, 1975 में भारत का अभिन्न अंग बना, अच्छा। इसे वनस्पति शासित और स्वर्ग कहा जाए, दोनों सही है। इसके मूल निवासी लेप्चा है, ये बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेट में लेप्चा, वहां भूटिया और लेप्चा, एक वहां जात प्रजाति भूटिया, ध्यान दीजिएगा, जनजातीय है, आपसे सम्मिलित करने के लिए कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, अभी हम लोग जस्ट ऊपर देखें, 1936 संविधान संशोधन 1975 द्वारा क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लेप्चा भूटिया नेपाली यहाँ की क्या है, मूल निवासी हैं, और ये जैव विविधता हॉटस्पॉट का क्या है, क्षेत्र। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। सिक्किम भारत का नया राज्य बना कब द्वारा, चूंकि 36 है, यहाँ 35 मानेंगे, क्यों, 35 का संयुक्त राज्य का या एसोसिएट राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। 36वां में क्या हुआ था, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। सिक्किम पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला है, 1975 में। ठीक दोस्तों, आगे चलते, फिर से है वही पूर्ण राज्य का दर्जा 1936, फिर चलते वही। मिजोरम राज्य का दर्जा बना कब, कब बना है दोस्तों, आगे देखते हैं, 1986 में। 1986 में क्या हुआ, मिजोरम क्या हो, 23वां राज्य का दर्जा मिला। ठीक है, कौन सा, 23वां। आगे चलते हैं। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है, ध्यान देना, कब, 19 से, जब झारखंड का निर्माण होने की बात करें तो इसकी बात कर रहा है। राज्यों का निर्माण करने का अधिकार अनुच्छेद 3 तहत क्या है, संघीय संसद को है, अतः बिहार काटकर पृथक वनांचल राज्य बनाने का संसद का प्रावधान ही संसद द्वारा ही संभव है। ठीक है, अब कालक्रम इसे व्यवस्थित करना है, कब कौन सा हुआ है, देखिए, ये कब हुआ, 1987, ये कब हुआ, 2014। अगर आपको कुछ ना पता होता, ये चीज पता हुआ
पहला क्या है, सबसे पहले हुआ है, और दूसरा क्या है, सॉरी, ये 1966 यानी 4-1, ये 2000 में 4132, 4132। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। गोवा 1987, तेलंगाना 2014, झारखंड 2000 और हरियाणा 1966। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारतीय राज्यों को उनके निर्माण के अनुसार, कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। और जैसे छत्तीस, झारखंड का 2000, ये भी 2000 आपको फंसाएगा, ये 1987, ये 1975। अब हम अगर दिमाग लगाएं, हमें ये समझ में आ गया, ये चीज तो सिक्किम पहले था, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, यानी ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। अब हमें ये लास्ट वाले नहीं भी मालूम, फिर भी हम कर सकते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कुछ राज्यों का है दिया गया है, इसको आप, मैं एक बार ऊपर दिखा दिया हूँ, फिर से बोल देता हूँ। आंध्रा 53, राजस्थान 56, महाराष्ट्र 60, नागालैंड 63, हरियाणा 66, हिमाचल प्रदेश 71, मेघालय 72, सिक्किम 75, अरुणाचल प्रदेश 87, छत्तीसगढ़ 2000, उत्तराखंड 2000 और झारखंड 2000। एक चीज ध्यान दीजिएगा, सब नवंबर में हुए। 1 नवंबर छत्तीसगढ़, दूसरा उत्तराखंड, तीसरा झारखंड। एक चीज, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड, आप दोनों में कंफ्यूज होते हैं छत्तीसगढ़ झारखंड के बीच में, चीज उत्तराखंड है और एक हफ्ते का गैप दे देता है, इसलिए याद रखिएगा। ठीक, अब इसमें फिर बार बार वही प्रश्न पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप करिएगा। क्या है 1 नवंबर 2000, छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर 2000, उत्तराखंड क्या है 9 नवंबर 2000, 9 नवंबर 2000। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। झारखंड राज्य अस्तित्व में आया कब, 15 नवंबर 2000। कब आया, 15 नवंबर 2000 में। ठीक दोस्तों, सब वही प्रश्न है, आगे चलिएगा। चूंकि जब प्रश्न सेम है तो बार बार उस पर मतलब ज्यादा समय देने का कोई मतलब है नहीं। ठीक है, अभी नागालैंड गठन कब हुआ था, 1963 हुआ है, बाकर बासर दिया है, तीसरा मान लें। झारखंड 2000, तेलंगाना 14, सिक्किम 95 और 75। ठीक, नागालैंड 63, झारखंड 2000, तेलंगाना 2014, सिक्किम 2000 और 1975। और नागालैंड कब आया अस्तित्व में, 1962 कर दिया गया, जो कि सही नहीं, जो क्या है 1963 में आया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से राज्य के पुनर्गठन 1948 होगा। किस राज्य का गठन 1948 हुआ, ध्यान देना है दोस्तों। 19 राज्य के गठन में कौन कौन से राज्य आए हैं, पश्चिम बंगाल 1947 में, असम 1947 में, पंजाब 1947, 15 अगस्त सब आए हैं, और हिमाचल प्रदेश 1948 में। पहले प्रोविंस स्टेट थे, उसके बाद इन्हें क्या हुआ, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। मैसूर राज्य के बारे में थोड़ा देख लें। प्रश्न क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु। मैसूर का क्या हुआ, मद्रास का कर्नाटक, और मैसूर का क्या हुआ, तमिलनाडु। सॉरी, मैं शायद मैं बोल दिया था मद्रास का तमिलनाडु, नहीं, मद्रास का क्या है, कर्नाटक, और मैसूर का तमिलनाडु। माफी चाहता हूँ, आगे सुधारें। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन 1973 द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटका कर दिया गया। सॉरी, मैं सही बोला हूं, कौन सा असत्य पूछा है ना, मैसूर सही, मैसूर कर्नाटका है, सॉरी, मैसूर क्या है, कर्नाटका, और तमिल की क्या नाम था, मद्रास। मैं सही हूँ, मद्रास में भूल चुका था, हल्का दिमाग से हल्का आउट डाउट हो गया, क्योंकि आंदोलन चल रहा है ना, दिमाग का आंदोलन में ही लगा है, इसीलिए। अभी चलते हैं दोस्तों, क्या है, गोवा दमन द्वीप पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा को क्या कर दिया, बंबई, गोवा को अलग कर दिया गया, और बंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 के द्वारा बंबई राज्य को गुजरात से और महाराष्ट्र अलग कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश तो है, हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1971 द्वारा हिमाचल प्रदेश संघ शासित राज्य क्षेत्र से 25 जनवरी 1971 में राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ठीक दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का वो 1956 में क्षेत्र बना था। यह हिमाचल प्रदेश 1 नवंबर 1956 में संघ राज्य क्षेत्र में शामिल हो गया था। भाषा के आधार पर पुनर्गठन होने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों, राज्य पुनर्गठन होने वाला स्थापना कब गई, 1953 में किसकी की गई थी, आंध्रा की। किसकी, आंध्रा की। ठीक है, इसको क्वेश्चन देख लीजिएगा।
राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई और जिसकी अपनी रिपोर्ट क्या हुआ 20 सितंबर 1955 में सौंपी थी और अध्यक्ष फजल अली थे और दो दो सदस्यों के हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडकर थे। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का स्थापना कब की दोस्तों 1953 में। रिपोर्ट कब दिए थे 1956 में। अध्यक्ष कौन थे फजल अली। ठीक है, अगर पूछे पहला राज्य कौन था आंध्रा। ठीक, आगे चलते हैं। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग में कौन से सदस्य थे, कौन थे के.एम. पडकर, हृदयनाथ कुंजरू और ये क्या थे इसके अध्यक्ष थे फजल अली क्या थे अध्यक्ष थे। ठीक, आगे चलते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग फिर बार बार वही चलता है। इस पूछा कौन सा सदस्य नहीं था, ये थे फजल अली थे अध्यक्ष थे, ये सदस्य थे, ये सदस्य थे, मतलब ये तीन थे, ये पट्टाभी सीतारामैया नहीं थे। आजादी के बाद भाषा का आधार गठन होने वाला किस किया गया, क्या है आजादी के बाद भाषा का आधार भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था 1953 में। ठीक है, और ध्यान देना है 1953 जो हुआ है आंध्रा बना है उस वक्त पुनर्गठन नहीं किया गया है। पुनर्गठन कब किया गया 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया। कब 7वां संविधान संशोधन 1956 द्वारा। रिपोर्ट किसकी थी फजल अली की। कब हुआ राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1956 में किया गया था। ठीक है, उस वक्त कितने बने थे कुल 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, जो ABCD जो कैटेगरी थी उसको विभाजित समाप्त कर दीजिएगा और उसी में ध्यान दीजिएगा भाग 7 जो भाग 7 है उसे भी समाप्त कर दिया। कौन सा भाग 7। ठीक, आगे चलिए। भाषा के आधार पर पुनर्गठन, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन किस वर्ष किया गया दोस्तों। ये प्रश्न थोड़ा अजीब सा लग रहा है, भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन, हालांकि ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। ये प्रश्न लगभग बेसिसलेस है, लेकिन 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग था ना कि भाषा का आधार पर। ठीक, भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ दोस्तों आंध्रा को। बार बार प्रश्न पूछा गया है। ठीक, पहला राज्य कौन आंध्रा। पहला राज्य कौन था दोस्तों आंध्रा, फिर वही आंध्रा। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के कथन विचार कीजिए। जस्टिस फजल अली, के.एम. पडकर, हृदयनाथ कुंजरू इसके सदस्य। आयोग बंबई और पंजाब विभाजन का समर्थन किया। अच्छा, और फिर क्या अब बंबई और पंजाब कोई मतलब ही नहीं है वहां पे। और राज्य पुनर्गठन 1956 14 राज्य 6 शासित प्रदेश बनाए गए। ये बात सही है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा क्या है गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा एक्सप्लेनेशन। 19 दिसंबर 1956 को भारत सरकार ने राज्यों के सीमाओं में पुनर्गठन सिफारिश करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। आयोग की सिफारिश के आधार पर संसद द्वारा इस अधिनियम का राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 तहत 1956 में 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। जस्टिस फजल अली क्या थे और अध्यक्ष और के.एम. पडकर, H.N. कुंजरू क्या थे इसके आयोग के सदस्य थे। ठीक दोस्तों अब हम आगे चर्चा करेंगे नागरिकता की, क्योंकि हमारा जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक टॉपिक है खत्म हो गया, जिसमें क्या था राज्य पुनर्गठन का गठन, राज्यों का पुनर्गठन। अब हमें पढ़ना है नागरिकता। नागरिकता किसमें है दोस्तों भाग 2 में है। कहां से कहां तक अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक दोस्तों, क्या किया गया इसमें नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में ब्रिटेन के समान एकल नागरिकता का मतलब ये होता है कि जैसे केंद्र है यानी भारत सरकार है उसकी ही नागरिकता होगी। आप ऐसा नहीं कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, उत्तर प्रदेश अपनी नागरिकता बांटे, बिहार अपनी नागरिकता बांटे, ऐसा नहीं। नागरिक एक ही होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे जहां का हो। देखो भारत का ही नागरिक कहा जाएगा। अनुच्छेद 11 के अंतर्गत संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की क्या की गई शक्ति दी गई है, जिसके तहत क्या किया गया भारत संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 क्या किया गया पारित किया गया था। और ध्यान देना है जो हमें नागरिकता प्राप्त करने की शक्ति है 5 प्रकार से की जा सकती है। पहला जन्म से मतलब अगर हम भारत में जन्मे हैं हमारे तो क्या होगा भारत के नागरिक हैं। जन्म से मतलब ये होगा अगर हम पहले से मेरे माता पिता यहाँ के हैं
और मेरा जीवन भारत में हो रहा है तो हम जन्म से प्राप्त करते हैं, इसी की इसके लिए हमें कोई ना तो रजिस्ट्री करानी पड़ेगी, ना तो कोई मतलब कुछ कराना पड़ेगा। ये चीज़ हमें अपने मन जन्म से ही मिला, क्या है, मिला हुआ अधिकार। ठीक है, आगे क्या है, वंश परंपरा के आधार पर, यानी हमारे बाबा परदादा अगर यहीं के हैं तो हम यहीं के। पंजीकरण, पंजीकरण मतलब हम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं नागरिकता के लिए। देशीकरण, देशीकरण का मतलब ये होगा दोस्तों, अगर हम भारत सरकार किसी क्षेत्र को अपने अर्जित भूमि के समान, पहले इसको देखिए, अर्जित भूमि के समामिलन, इसका मतलब क्या है कि अगर भारत सरकार किसी देश को अर्जित कर लेती है, अगर अपने देश में मिला लेती है तो क्या होगा, उसको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। और इसका अच्छा, भारत की नागरिकता क्या कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार से आप कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं भारत नागरिक नहीं रहना चाहते हैं तो आप 3 प्रकार से कर सकते हैं। कौन कौन सा, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं, या भारत की नागरिकता त्यागने पर। अगर इससे होता है कि अगर आप किसी देश की नागरिकता ग्रहण कर लिए तो आपकी भारत नागरिकता क्या होगी, ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी। ठीक दोस्तों, आगे क्या है, आप अगर आप चाहते हैं तो हम भारत नागरिकता त्याग सकते हैं। भारत सरकार द्वारा वंचित करने का, भारत सरकार कहते नहीं अब आप कल से भारत के नागरिक नहीं रहेंगे, तब क्या किया जाए, भारत की नागरिकता से वंचित करिए, से कोई विधि द्वारा, कानून द्वारा ये ऐसा किया जा सकता है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत में अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों और नागरिकों के अधिकार के बारे में ध्यान दीजिएगा। जब 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, उसमें बहुत से लोग सीमा पार प्रवासी हुए। सीमा पार मतलब प्रवासी मतलब ये, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान गए थे, कुछ लोग पाकिस्तान से हिंदू मतलब कि भारत आया था। आपको पता है ना वो जो हत्याकांड हुआ था, इसे क्या चलाई थी, मुस्लिम लीग ने बहुत बड़ा कारनामा किया था उसमें। ठीक है, अनुच्छेद 7 में क्या किया, पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में उपन किया गया है। अनुच्छेद 8 में क्या है दोस्तों, भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव व्यक्तियों के कुछ नागरिक के अधिकार के बारे में क्या किया, उपबंध किया गया है। देखिए, यानी जो भारत में पैदा हुए उनके बारे में। और अनुच्छेद 9 क्या कहा गया है दोस्तों, इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेश की व्यक्ति अगर नागरिकता हो, नागरिकता ले लेता है तो उसे भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। ये कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति गया, कनाडा गया, अमेरिका गया, वहां रहने लगा, वहां की नागरिकता ले ली तो क्या है, भारत का नागरिक नहीं रह जाएगा। ठीक है, प्रवासी के रूप में रहने वाले विदेशी व्यक्तियों के लिए देशीकरण के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 12 वर्षों तक क्या है, उनको 12 वर्षों तक क्या रहना पड़ेगा, आवेदन से करने से ठीक 12 माह की अवधि के लगातार क्या देना है, तथा उसके पहले 14 वर्ष में कुल 11 वर्ष की अवधि तक। इसका मतलब यह है, अगर उन्हें नागरिकता लेनी है तो भारत में कम से कम 12 वर्ष का क्या करना चाहिए, भारत में निवास करना चाहिए। फिर क्या है, नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 5(1) का तथा पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत में 7 वर्ष बिताने होंगे। यानी भारतीय मूल का मतलब ये हो गया, अगर आपके दादा परदादा भारत ब्रिटेन गए, अमेरिका के कहीं रहने लगे, अब वहीं रहने लगे, वहीं के बस गए थे। अब आपकी देश प्रेम की इच्छा जागी, आपने कहा भारत हमारा देश है, भारत माता की जय, अब हम जाएंगे भारत माता की सेवा करेंगे। अगर आप अच्छी कुछ भावनाएं आती हैं, अगर आप भारत माता रहने के लिए, क्या होगा, आपको कम से कम 7 वर्ष के लिए क्या करना पड़ेगा, भारत में रहना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको क्या होगा, नागरिकता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, संसद नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तें का नियमन करने में सक्षम। इसका मतलब है कि नागरिकता कौन बनेगा, कौन भारत का नागरिक बनेगा, क्या उसके रूल होंगे, क्या कानून होंगे, ये कुछ सब कुछ बनाने का अधिकार किसको, संसद को है। ये क्या है, वर्ष 2005 में नागरिकता संशोधन अधिनियम अप्रवासी भारतीय की संकल्पना की गई, जिसके अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश के नागरिकों को छोड़कर सभी देशों के भारतीय मूल के नागरिकों को केंद्र सरकार के आवेदन पर अप्रवासी भारतीयों के नागरिकों के पंजीकरण किया जाएगा। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। अब क्या है देखिएगा, इसमें नागरिकता नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी
ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के प्रावधान करता है। ठीक है, अगर ये सब बातें वहां पे क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले भारत में प्रवेश हो, या यह नियम क्या करता है, 6वीं अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासियों पर लागू नहीं होगा। यानी आप आएंगे, रहेंगे, अगर ये आप लोग हैं, लेकिन आपको क्या करना होगा, इसके पहले आप यहाँ पे नहीं रह सकते। उनको असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो जनजातीय क्षेत्र 6वीं सूची में जिनका उल्लेख किया गया, हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, उसमें आप उसको नहीं प्रवेश दिया जाएगा, वहां का हम नागरिक नहीं बन सकते, वहां पर आप नहीं रह सकते। यह नियम बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित इनर लाइन अभी भी समझते इनर लाइन क्या होता है वाले क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। 11 मार्च 2024 के नागरिकता संशोधन नियम 2019 के नियम को सूचित किया गया। अभी समझाता हूँ क्या है इनर लाइन क्या होता है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ कुछ जनजातीय क्षेत्र है, ये मान लीजिए पूरा असम है, मान लीजिए असम है, असम का ये क्षेत्र हो गया पूरा ना। अब इसमें एक ऐसा क्षेत्र है मान लीजिए जहां पे जनजातियां बहुत ज्यादा रहती हैं, ठीक है। तो ब्रिटिश सरकार में क्या होता था कि इन्हीं क्षेत्र को इनर लाइन परमिट घोषित किया जाता, यानी इस क्षेत्र में वही घोषित कर सकते हैं, जा सकते हैं जहां क्या हुआ सरकार एंट्री दे, यानी इसी को कहते हैं इनर लाइन। इनर लाइन ये एक लाइन जैसा मतलब बना दिया जाता है, इस क्षेत्र में वही जा सकते हैं जिनको सरकार कह सकता है एंट्री देगी, बाकी सब नहीं जा सकते। ठीक दोस्तों, भारत के संविधान के किस रूप में हम नागरिकता के संबंधित प्रावधान पाते हैं दोस्तों, किस भाग में है, भाग 2 में। ठीक है, कहाँ है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, वो टेक्निकल नहीं बनते हैं, बस ध्यान देने वाली जरूरत है बस। नागरिकता के संबंधित प्रावधान किस भाग में है दोस्तों, भाग 2 में। बार बार पूछा गया प्रश्न है, फिर से अनुच्छेद कौन कौन सा है दोस्तों, 5 से 11। ठीक है, भारतीय संविधान निम्नलिखित कौन सी नागरिकता प्रदान करता है, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ये होता है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है, भारत के प्रत्येक नागरिक को केवल एकल नागरिकता है, अर्थात केवल भारत का नागरिक है। अमेरिका की भांति राज्यों की दोहरी नागरिकता नहीं प्रचलित है। इसका मतलब क्या, जैसे अमेरिका में क्या है, कई स्टेट हैं, तो वहां क्या होता है, नागरिकों को स्टेट के अलग नागरिक होते हैं और केंद्र के अलग नागरिक होते हैं। ठीक दोस्तों, इसलिए ऐसा लिखा गया है। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है, कौन सी सही है, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। ठीक है, क्या संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकती, कब, इसके द्वारा किसी बैंक में अगर पैसा जमा कर सकते दे, उससे आप भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त कर सकते। जन्म द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, देशीकरण द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, भारतीय भूभाग के समावेलन से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के बाद यथा संशोधित द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम भारतीय नागरिकता निम्नलिखित तरीके से प्राप्त की जा सकती है। किसके द्वारा, 5 तरीके हम लोगों ने चर्चा किया था, कौन सा, जन्म के द्वारा, रक्त संबंध के द्वारा, वंशक्रम के द्वारा, रजिस्ट्री के द्वारा और देशीकरण के द्वारा और भारतीय भूभाग में समावेशन के द्वारा। अब बैंक पैसा जमा करके नहीं कर सकते। नागरिकता खो सकता है कोई भी, भारत नागरिकता कैसे खो सकता है, अगर वो त्याग पत्र दे दे, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, या किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह कर ले। अच्छा, सरकार की आलोचना करने से कोई नागरिकता प्राप्त कर सकता, खो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। और किसी से शादी कर ले किसी विदेशी से, तो क्या उसका किसी अन्य देश के नागरिक शादी की, अभी सोचो, पहले सचिन वाली कहानी याद है, सचिन कौन, जो सीमा पार सीमा से शादी किया है, आई थी ना वो दौड़ के वहां से नेपाल होते हुए पाकिस्तान वाली, क्या उसकी नागरिकता चली गई, नहीं चली गई। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के नागरिक की नागरिकता लोप निम्नलिखित दशाओं में होता है, कौन कौन सा, 3 दशाएं हैं। भारतीय नागरिकता त्याग करने से, स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने से, जबकि भारत सरकार की आलोचना करने से, या किसी देश की नागरिक शादी करने से ऐसा नहीं होता। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं। भारत के संदर्भ कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही अधिवास है। अच्छा, जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है, ऐसा प्रावधान नहीं है। भारत में केवल एक प्रावधान है कि भारत में क्या है, नागरिक हो, जन्म से हो या बचपन से हो, ऐसा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब जहां 2 स्टेटमेंट को काट दो, ये कट गए। फिर कह रहा किसी
किसी विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई तो किसी भी परिस्थिति में उसे उससे वंचित नहीं किया जा सकता। ये भी गलत है। इसका मतलब हम अगर उसने कुछ अनैतिक कार्य किया तो क्या वंचित कर सकते हैं। इसका मतलब क्या, केवल स्टेटमेंट एक सही। ठीक दोस्तों, आगे चलते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। फिर क्या क्या भारत के संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। विशेष रूप से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने के बाद क्या हुआ है, भारत में केवल एक ही नागरिकता, एक ही अधिवास डोमिसाइल है। ठीक है, यानी डोमिसाइल का मतलब ये हो, अधिवास मतलब ये हो, जैसे आप जहाँ के रहने वाले हैं, आपके जो एसडीएम होते हैं क्या डोमिसाइल जारी करते हैं, आप वहीं के निवासी माने जाएंगे। ठीक है, अगर आपको सुविधाओं का लाभ लेना है तो। ठीक है, यूएसए की भांति संघ और राज्यों की दोहरी नागरिकता या दो या दो से अधिक देशों की नागरिकता का प्रावधान भारत में नहीं। ठीक है, संविधान का अनुच्छेद 9 के अनुसार विदेशी राज्य के नागरिक स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाते। किस कब नहीं रह जाते, संविधान का अनुच्छेद 58(1) का के अनुसार कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा गया, मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि वह जन्म से नागरिक होना चाहिए। फिर क्या है, नागरिकता नियम 1955 के धारा 10 के तहत भारत की नागरिकता प्राप्त करने वाले विदेशी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता यदि उसे रजिस्ट्रीकरण, देशीकरण प्रमाण या पत्र कपट, मिथ्या व्यादेशन, किसी अन्य तात्विक तत्व से छिपाने, यानी ऐसा कोई कार्य करता है जो देश विरुद्ध हो या शत्रु वाला काम करता है, देश शत्रु वाला काम करता है, उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जा सकता है। ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत के लिए अहल नहीं। कौन कौन सा नहीं हो सकता, एक वयस्क बच्चा जिसके अभिभावक नागरिक भारतीय नागरिक है, एक भारतीय नागरिक की किसी विदेशी मूल की पत्नी, क्या वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान प्रवासी हो गए हों। कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों, देखते हैं। ऑप्शन सी, क्या है इसमें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 के अंतर्गत भारतीय कार्ड धारक को प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए निम्नलिखित लोग अहल है। कौन कौन सा, एक वयस्क बच्चा जिसके माता पिता दोनों क्या हों, भारतीय हों, क्या भारतीय नागरिक किसी विदेशी मूल पत्नी अथवा भारतीय कार्ड धारक विदेशी नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, या एक व्यक्ति का परपोता या परपोती जो दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु पितामही मातामही संविधान लागू होने से समय बाद में किसी भारतीय नागरिक के थे। ऐसे क्या हो सकते हैं, एक व्यक्ति, एक अवयस्क बच्चा कुछ शर्तों पर के साथ भारत के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अन्य देशों के नागरिक को इससे वंचित रखा गया। ठीक दोस्तों, किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, कौन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। हम लोग जस्ट ऊपर देखे थे। ठीक है, वहां राज्य की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की अलग होती है। दोहरी नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका में स्वीकार किया गया है, जहां प्रत्येक नागरिक दोहरी नागरिकता प्राप्त करता है, प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की, दूसरी उसकी राज्य की जहां वह निवास करता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने में सक्षम होता है। कौन होता है दोस्तों, तो कौन सी शर्त क्या होगा, नियम कानून संसद बनाती है। ठीक है दोस्तों, हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं, आगे चलते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के कितने वर्ष रहना बिताना पड़ेगा, कम से कम 10 वर्ष। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में नागरिकता निर्धारण विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है, संसद को प्राप्त। किसको प्राप्त है दोस्तों, संसद को। हम लोग ऊपर आंसर दे, इसमें ऑप्शन नहीं दिया, इसमें ध्यान दीजिए, संसद को होता है। नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद द्वारा कब पारित किया गया दोस्तों, 11 दिसंबर 2019 को। ठीक है, नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 9 दिसंबर 1919 को प्रस्तुत किया गया तथा उसी तिथि को लोकसभा से पारित किया गया और 11 दिसंबर 2019 को
यह राज्यसभा द्वारा पारित किया गया, जबकि राष्ट्रपति इस विधेयक को 2 दिसंबर 2019 को मंजूरी 12 दिसंबर 2019 को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक दोस्तों, और 11 मई 2024 को क्या है अधिसूचित किया गया था। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019 को। ठीक दोस्तों, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य क्या है? और जो कहा अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान जो उत्पीड़ित अल्पसंख्यक समूह को उनको क्या करना? नागरिकता प्रदान करना। ठीक है, क्या है? नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 का उद्देश्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान उत्पीड़न के बाद अवैध प्रवासियों के रूप में भारत से आए बांग्लादेशी समूहों, हिंदू अल्पसंख्यक समूहों, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाइयों के क्या है ना भारत में नागरिकता प्रदान करना है। ठीक दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, अगली क्लास में मिलेंगे मूल अधिकार के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। और हमारे एक यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है, आप इसका PDF वहां पर ज्वाइन करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, धन्यवाद।